हेलो, कैसे हैं सब लोग? फ्रांस की क्रांति पे हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं और आज ये तीसरा लेक्चर होगा फ्रांस की क्रांति का और कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में चीज़ें कवर कर दी जाएँ, चाहे थोड़ा-सा लेक्चर लंबा हो जाए और नए लेक्चर में नए टॉपिक पे बात की जाए। इसके बाद फ्रांस की क्रांति पे मैं एक जो है सेपरेट वीडियो बना दूँगा जो ओवरऑल एक ओवरव्यू होगा और आपके सिलेबस से ज़्यादा होगा उसमें। तो जो आपने पढ़ा है लुई सोलामे से, वो उससे पहले से लेकर के और जो है, जो मैं पढ़ाऊँगा मतलब उसके बाद तक होगा, जो आपके सिलेबस में जो आपके टॉपिक में है उससे बाद तक का मतलब समसामयिक घटनाएँ भी फ्रांस की उसमें इंक्लूड कर ली जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक जो है फ्रांस की क्रांति पे एक स्पेशल वीडियो बना कर के कर दूँगा मैं। लेकिन अभी जो है, फ़िलहाल हम लोग केवल टॉपिक पे रहेंगे क्योंकि जो आपके सिलेबस में है, उसी पे रहेंगे। उसके उससे ज़्यादा नहीं जाएँगे और ये बहुत जल्द करूँगा। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं, 1793 के बाद उससे पहले की घटनाएँ जो है, हम लोगों ने इससे पहले कर लिया है, तो उस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग 1793 के आगे की घटनाएँ जो हैं, उससे आगे की चीज़ें आज कवर करने वाले हैं कि आगे क्या हुआ था। 1793 के बाद जो है, एक वकील जिनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उनका शासनकाल आया, उनकी गवर्नमेंट आई, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की जो है गवर्नमेंट आई और ये पेशे से वकील हुआ करते थे। पहले जो शुरुआती दिनों में ये पेशे से एक वकील थे। होते करते जो है, ये एक जो है पब्लिक सेफ्टी कमेटी आई बनी थी, उसके जो है मेंबर बने और फिर इन्होंने फ्रांस को हेड किया। फ्रांस की जो है गवर्नमेंट के सर्वे-सर्वा बन गए। तो ये सारी जो है चीज़ें हुई। इनके गवर्नमेंट में जो है, इस गवर्नमेंट को जो है आतंक का काल कहा गया है। इस कालखंड को आतंक का काल कहा गया क्योंकि क्रूरता की जो है उच्चतम सीमा क्रूरता की उच्चतम सीमा जो है, कह सकते हो उच्चतम सीमा को जो है फ्रांस छू गया था। क्रूरता की उच्चतम सीमा को जो है फ्रांस छू गया था इनके शासनकाल में। तो इसीलिए इनके कालखंड को जो है आतंक का काल कहा जाता है। करीब-करीब 540 लोग इनके शासनकाल में करीब-करीब 540 लोगों को गिरफ्तार करवा दिया गया था और उनमें से बहुत सारे लोगों को गुलोटिन के बारे में अभी मैं बताऊँगा आपको, तो गुलोटिन करवा दिया गया था। गुलोटिन के बारे में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बारे में कई सारी बातें होंगी, तो मैं पहले उसको दिखा देता हूँ। ये जो आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख पा रहे होंगे, ये फ़ोटो है, यहाँ पे गुलोटिन का तख्त होता था और गिलोटिन का जो मतलब है गिलोटिन जो कहा जाता था, गिलोटिन सीधा मतलब ये था कि जो है सर कलम करना, जैसे अपने आप हिंदी में हम लोगों की एक जो है एक लोकल लैंग्वेज में, गंवी लैंग्वेज में कहते हैं कि सर कलम कर दिया गया। तो गिलोटिन में मूलतः यही होता था जो है, वहाँ पे ले जाकर के एक मतलब वो बना हुआ था, एक कह सकते हो कि स्ट्रक्चर बना हुआ था, उस पे आदमी को लिटा करके उसका सर कलम कर दिया जाता। तो बहुत एक कहते हो ना कि एक जघन्य सज़ा थी, वो बहुत क्रूरतम सज़ा कह सकते हो, एक फांसी से बड़ी सज़ा है। तो वो सज़ा जो है मुकर्रर की जाती थी उन उस ज़माने में। और इनके हिसाब से जो है, जो रॉबेस्पियर साहब थे, इनके हिसाब से जो गणतंत्र के खिलाफ था, मतलब जो फ्रांस के गणतंत्र के यानी सरकार के खिलाफ था, वो चाहे कुलीन वर्ग से आता हो, चाहे वो कुलीन वर्ग का हो या फिर पादरी हो या आम जनता हो, आम जनता, किसी को भी इन्होंने नहीं बख्शा। इन्होंने सबको, जिसने भी गवर्नमेंट की खिलाफत करी, जिन्होंने गवर्नमेंट का विरोध किया, सबको इन्होंने या तो जेल करा दी और या फिर जेल कराई, उसके ऊपर मुकदमा चला, फिर लीगल तरीके से, इल्लीगल तरीके से नहीं, मुकदमा चला के देखो, उन्होंने क्रूरता ज़रूर करी। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है कि इन्होंने क्रूरता ज़रूर करी, लेकिन क्रूरता में भी इन्होंने मुकदमा चलाया।
उनमें मुकदमा चला करके लीगल तरीके से ही गिलोटिन किया। तो क्रूरता ज़रूर थी, लेकिन क्रूरता भी एक जो कहते हैं कि मैनर्ड वे में, एक जो है उसकी एक प्रक्रिया के अनुसार जो है इन्होंने सारी चीज़ें क्रूरता भी करी। तो ये भी ध्यान रखने वाली एक बात है कि इन्होंने सारी प्रक्रिया के तहत एक करी है। तो चाहे वो कुलीन हो, चाहे पादरी वर्ग हो या आम जनता हो, जिन्होंने भी इनके गवर्नमेंट की खिलाफत करी, उस पर तो सबसे पहली चीज़ देशद्रोह का मुकदमा चला, और अगर मुकदमा में वो दोषी पाया गया तो उसको गुलोटिन कर दिया जाता था, उसको सजा दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है रॉबespierre साहब ने किया। इनकी एक और बड़ी ख़ासता थी, जो हम लोग एक भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे, जब हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जो है अलाउद्दीन की जो है बाज़ार नियंत्रण नीति जो है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। और ऐसे उन्होंने जो एक काम किया था कि सभी वस्तुओं की जो है एक कीमत फिक्स निर्धारित कर दी थी। एक वस्तुओं की कीमत जो है निर्धारित कर दी थी। तो उससे ऊपर जो है ना कोई बेच सकता था और ना कोई खरीद सकता था। तो ये कीमत निर्धारण जो है इन्होंने कर दिया था। तो ये भी एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि बाज़ार पे काफ़ी इन्होंने नियंत्रण किया और काफ़ी अच्छी तरीके से मैनर्ड वे में काम कराया। तो ये सारी चीज़ें, और इवन जो है मज़दूरी का रेट जो है, मज़दूरी का रेट भी इन्होंने फिक्स कर दिया था कि अधिकतम मज़दूरी जो है, न्यूनतम कोई कुछ भी दे, लेकिन अधिकतम सीमा जो है इन्होंने मज़दूरी की भी, वस्तुओं की अधिकतम कीमत और मज़दूरी की अधिकतम कीमत, ये दोनों कीमतें इन्होंने अधिकतम वाली निर्धारित कर दी थी। न्यूनतम कोई कुछ भी दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक इन्होंने एक समता रोटी, जो समता रोटी है, इन्होंने समता रोटी का कॉन्सेप्ट दिया। समता रोटी में होता ये था कि बहुत लोग जैसे अमीर थे, तो वो लोग मतलब बारीक अनाज कह सकते हो, या बहुत व्हाइट जो है सफ़ेद कलर का जो आटा होता था, जो पालिश, एक गेहूँ का जब पालिश निकाल दिया जाता है तो वो आटा सफ़ेद कलर का बन जाता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा ये चीज़ें। तो ये जो है सफ़ेद कलर वाला जो आटा था, उस आटे को उन्होंने बैन कर दिया था। तो समता रोटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। समता रोटी में होता ये था कि साबुत गेहूँ की ये रोटी बनी हुई होती थी, साबुत गेहूँ से रोटी बनी हुई होती थी, और ये थोड़ा-सा देखने में खूबसूरत नहीं होती थी, और सफ़ेद आटे के उपयोग पे इन्होंने रोक लगा दी। तो ये जो समता रोटी थी, समता रोटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने इसलिए दिया, इन्होंने उसके सफ़ेद गेहूँ के आटे पे रोक लगा दी थी। और इसके बाद में यहाँ तक इन्होंने एक और बहुत बड़ी वो करी कि पुरुषों और महिलाओं के जो नाम संबोधन किए जाते थे, नाम संबोधन जो है, संबोधन जैसे अपने यहाँ भाई साहब, बहन जी, ये सारी चीज़ें करके बुलाया जाता है, संबोधन उसको कहते हैं ना। तो जो नामों का संबोधन था, तो उन्होंने वो तक बदल दिया था। रॉबespierre साहब ने नामों के संबोधन में भी संशोधन कर दिया। संशोधन ये किया कि इनके आने से पहले, इनके गवर्नमेंट में आने के से पहले जो है, पुरुष वर्ग को जो कहा जाता था मानस्यूर, यानी कि महाशय। महाशय मतलब जो है पुरुष को कहा जाता था, और महिलाओं को जो है मदाम, मदाम कहा जाता था महिलाओं को। तो इसको इन्होंने बदल करके, मदाम और महाशूर से इन्होंने बदल करके कर दिया सितोयेन और सितोयीन। तो ये जो इन्होंने बदल करके कर दिया सितोयेन और सितोयीन। तो ये जो बदल करके इन्होंने नाम कर दिया, इसका अर्थ था, सितोयेन का अर्थ था नागरिक और इसका नागरिका। तो ये अर्थ इनके थे। तो इन्होंने, एक बहुत बड़ी बात है कि एक मतलब कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति क्रूरता की निकृष्टतम सीमा तक पहुँचता है, तो आपके
प्रॉपर्टी पर ही कब्जा नहीं करता है, वो आपकी विचारधारा पे, वो आपके रहन-सहन पे, वो आपके खान-पान पे, हर तरीके से आप पे जो है वो हावी होना चाहता है, तभी आपके जो ऊपर जो है वो राज कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करी। उसके बाद में आता है, इनकी नज़रों में एक चीज़ और बड़ी गलत दिखी, इनको इनको समझ में आया कि जो चर्च हैं, चर्च के जो भवन हैं, चर्च भवन इनको लगा कि जो है ये फर्जी की जगह जो है घेरे हुए पड़े हैं। तो इनको इन्होंने सरकारी दफ्तरों में तब्दील कर दिया। सरकारी दफ्तरों में तब्दील कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये क्रूरता की जो निकृष्टतम सीमा कही जाती है, एक कारण ये भी है कि सबसे बड़ी चीज़ है, व्यक्ति सबसे पहले तो जैसे आदमी खान-पान होता है, उसकी मुख्य जीविका का साधन होता है, तो आदमी सबसे पहले जो नेसेसरी नीड होती है, आवश्यकता होती है, वो होती है जीविका। जीविका के पास बाद जो व्यक्ति का आता है, धर्म आता है, कुल आता है, धर्म आता है, कुल आता है, खानदान। तो धर्म, कुल, खानदान जो है, अगर कोई इसमें हस्तक्षेप करने लगे, तो उसको भी क्रूर की श्रेणी में, क्रूर या क्रूरतम श्रेणी में रखा जाता है। तो इन्होंने धर्म पे जो है प्रहार किया। जो धार्मिक भवन थे, धार्मिक भवनों को इन्होंने सरकारी दफ्तरों में तब्दील कर दिया। तो एक क्रूरता एक ये हो गई। फिर इन्होंने एक और कर दिया कि जो पत्रकार होते थे, पत्रकार लोग जो स्वतंत्र नहीं रह गए थे इनके ज़माने में। पत्रकार स्वतंत्र लेख नहीं लिख सकते थे। लेख लिखते थे अगर गवर्नमेंट के खिलाफ, तो या तो उनको जेल हो जाती थी या फिर फांसी दे दी जाती थी। तो स्वतंत्रता का लेख लिखना जो है इनके ज़माने में, रॉबespierre साहब के ज़माने में आसान नहीं था। एक उसी ज़माने में एक जो है पत्रकार हुए, जिनका नाम था कैमिल डेस्मालिन। कैमिल डेस्मालिन्स जो इन्हीं के शासनकाल में एक पत्रकार हुए थे। तो इनको जो है गुलोटिन कर दिया गया था, केवल इसलिए कि इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एक लेख लिख दिया था। तो जो ये कैमिल साहब हैं, तो कैमिल साहब को इसीलिए फांसी दे दी गई थी, केवल केवल और केवल जो है इस वजह से कि इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ एक लेख लिख दिया था। तो गवर्नमेंट के खिलाफ लेख लिखना जो है आसान नहीं था उस ज़माने में। तो उस ज़माने में ये एक घटना हो गई। फिर इसके बाद में इतनी सारी क्रूरता करने के बाद जो है, जो रॉबespierre गवर्नमेंट थी, रॉबespierre ने अपने कृत्यों को जो है जस्टिफाई किया कि हमने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने अपने कृत्यों को जस्टिफाई किया, और जस्टिफाई एक भाषण के जरिए किया। उन्होंने कहा कि आतंक के जरिए दुश्मनों पर अंकुश लगाना संस्थापक का मूलभूत अधिकार है। संस्थापक का जो है अधिकार है, जो कंट्री का जो हेड होता है, उसका अधिकार है कि जो है शोषण कर सके देश में शांति कायम करने के लिए। ये इन्होंने रॉबespierre महोदय ने कहा। राष्ट्र के नाम संबोधन जो है अपनी जस्टिफिकेशन भाषण में इन्होंने ये चीज़ें संबोधित करी। इन्होंने एक और बात कही, शांतिपूर्ण संवैधानिक सत्ता स्थापित करने के लिए निरंकुशता की परिणति जो है लांघना पड़ता है। तो इन्होंने ये एक निरंकुशता को अपने जस्टिफाई किया कि हमें जो है अगर देश में शांति कायम करनी है तो निरंकुशता का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो होते हैं कई जो उत्पाती दिमाग के होते हैं, वो सभी लोगों अब जो है अपने कर्मों को, अपने कृत्यों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो एक उन्हीं की बात नहीं है। जैसे अंग्रेज आए थे, हम लोगों के यहाँ शासन किया अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने भी अपने कृत्यों को जो है जस्टिफाई किया था। व्हाइट मैन बर्डन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो हम लोग इंडियन इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, व्हाइट मैन बर्डन का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे जितने जहाँ पे भी जिन लोगों ने शोषण किया, अपने शोषण को जो है उन्होंने उचित बताया है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं।
रॉबespierre की नीतियां इतनी सख्त थीं कि जनता उनके ज़माने में त्राहि-त्राहि करने लगी थी। लोगों को एक ही साथ में, एक ही समय पर उत्कंठा, पछतावा होता था और डर भी लगता था कि अगर हम डर इस बात का लगता था कि हम अगर इस शासक का विरोध करेंगे तो हमें फांसी दे दिया जाएगा या हमारे ऊपर मुकदमा चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के जनता डरी हुई भी रहती थी कि फांसी मतलब गिलोटिन कर दिया जाएगा या फिर हमें मुकदमा झेलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जनता डरी हुई रहती थी। अंततः एक दिन आता है कि इनके ऊपर भी जो वहाँ की फ्रांस की असेंबली थी, नेशनल असेंबली, तो उसने जो है फ्रांस का न्यायालय मुकदमा चलाता है और इसमें जो है इनको दोषी करार दे दिया जाता है। तो दोषी करार दे दिया जाता है, फिर इनको अगले ही दिन 1794 का ये साल था, 1794 का साल था और उसी जब इनको दोषी ठहराया जाता है, अगले ही दिन इनको गिलोटिन कर दिया जाता है। तो कहते हैं कि एक अपने देसी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इन्होंने लोगों को गिलोटिन किया था, लोगों को सूली पर चढ़ाया था, लोगों को आतंक का जो है रास्ता दिखाया था और इनको भी उसी रास्ते गुजरना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हुई उस ज़माने में और उसके बाद आता है, जब इनका शासन का अंत होता है, तो उसके बाद आता है फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन। तो डायरेक्टरी के शासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनका शासन जो है खत्म हुआ। हम लोग विस्तार से एक्चुअली आप लोगों को कई बार अगर लगता होगा कि ये चीज़ें विस्तार से नहीं हैं, तो आपके सिलेबस में एक्चुअली कम दिया हुआ है। जो 9th के सिलेबस में है बहुत सिंक्रोनाइज़ करके बहुत कम जानकारी जो है इसमें दी गई है कि बहुत विस्तार पूर्वक नहीं बताना है, तो टू द पॉइंट रहना है क्योंकि अगर खींचेंगे तो चीज़ें हमें बाहर से ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, जो कि आप लोगों के लिए जो 9th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा जो है गंभीर रहेगा। अगर आपको जिज्ञासा है फ्रांस की पूरी घटनाक्रम जानने के लिए, तो मैं उसके बारे में अलग से एक वीडियो इसी में डाल दूँगा और उस वीडियो में फ्रांस की संपूर्ण जानकारी जो है शुरुआती दिनों से लुई 14वें से लेकर के और जो है आज तक कि फ्रांस में क्या-क्या हुआ और भारत से उसकी जो है कंपैरिज़न उसकी समानता करते हुए कि भारत ने वहाँ से क्या सीखा, क्या चेंजेज़ आए, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग करेंगे। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो जो यहाँ पे हो रहा है, वो केवल एक आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तो उतनी ही चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, जिससे आपको ज़्यादा बोझ ना लगे और आप कम्फ़र्ट ज़ोन में बने रहें। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। तो बाकी अगर आपको जिज्ञासा है फ्रांस के बारे में जानने के लिए और जिज्ञासा होनी भी चाहिए, अगर आप इतिहास के छात्र हैं, तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। ये स्वाभाविक रूप से आपके अंदर होनी चाहिए कि पहले क्या हुआ होगा, बाद में क्या होगा और जो है वर्तमान से उसको जोड़ने की आपकी कला होनी चाहिए। और आप लोग एक काम किया करिए, मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाता हूँ, कोशिश करूँगा कि आगे क्लासों में दिखाऊँ मैं। आप जैसे फ्रांस की चीज़ें चल रही हैं, तो आप बीच-बीच में फ्रांस का मैप खोल के देखा करिए कि फ्रांस कहाँ पे लोकेटेड है और अगर मतलब कैस्पियन सी की बात की जा रही तो वो कहाँ है? अगर अटलांटिक की बात की जा रही तो वो कहाँ है? अगर कैरेबियन कंट्री की बात की जा रही है तो वो कहाँ है? ये सारी चीज़ें जो है आप थोड़ा-सा उसमें कोशिश करिए क्योंकि ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा हो सकता है लग रहा हो कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये चीज़ सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन अगर आप इसको देखे रहेंगे ना, तो आगे वाले आने वाले दिनों में आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैप से पढ़ना या मैप के साथ में पढ़ना, बहुत आपके लॉन्ग टर्म जो है मेमोरी में बैठ जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाता है। तो ये चीज़ जो है आपको करनी है कि आपको मैप अपने आप से देखना है और अगर कहोगे तो मैं मैप पे भी थोड़ी-सी आगे बात कर लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्टरी का। तो अगर 1794 में जब इनको फांसी दे दी जाती है, तो उसके बाद में आता है डायरेक्टरी का शासन। 1794 के बाद में डायरेक्टरी का शासन आता है।
डायरेक्टरी जो थी एक 5 सदस्यों की जो है कमेटी थी, और 5 सदस्यों की कमेटी मिलकर के फ्रांस पे शासन करती थी। तो इसने जो है पब्लिक सेफ्टी कमेटी, जिसके रॉबespierre साहब मेंबर थे और उसके बाद में उन्होंने फ्रांस पे शासन किया, तो इसने डायरेक्टरी ने पब्लिक सेफ्टी कमेटी की जगह ली, और उसके बाद में इसी के जरिए फ्रांस में शासन हुआ कुछ दिन तक। जैकोबियन जो थे, जैकोबियन की जो शासन पद्धति थी वो व्यक्ति केंद्रित थी, व्यक्ति केंद्रित। और ये जो थी ये राष्ट्र केंद्रित थी, व्यक्ति केंद्रित नहीं थी। ये कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइज व्यवस्था थी, 5 सदस्यों में डिवाइड थी ये सारी। देखो पहले फ्रांस की जो सत्ता थी वो 5 सदस्यों में डिवाइड थी। उसके बाद में बहुत सारे उसके सब कमेटियां थी, बहुत सारे लोगों से सुझाव लिए जाते थे। तो ये कंपेयर टू पब्लिक सेफ्टी कमेटी काफी अच्छी थी, लेकिन ये भी एक अच्छी व्यवस्था नहीं थी। अच्छी व्यवस्था हम इसको भी नहीं कह सकते, लेकिन पुरानी व्यवस्था से अगर तुलना की जाए तो ये जो डायरेक्टरी की व्यवस्था थी वो पुरानी व्यवस्था से अच्छी थी। लेकिन एक चीज है कि डायरेक्टरी की व्यवस्था जो है ये काफी अस्थिर रही, स्थिरता नहीं आ पाई इसमें, जो है स्थिरता नहीं आई, आर्थिक परेशानियां जो है झेलती रही। और इसी आर्थिक परेशानियों के बीच में एक व्यक्ति का जन्म होता है, एक राजनीतिक जन्म होता है जिसका नाम रहता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट इसी अस्थिरता का जन्म है। नेपोलियन पहले आता है एक साधारण व्यक्ति की तरह, और उसके बाद में फ्रांस पे शासन करता है, और धीरे धीरे जो है यूरोप पे इन्होंने, नेपोलियन के बारे में अभी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे इन्होंने यूरोपीय अधिकांश भागों पे कब्जा कर लिया, अधिकांश भागों पे अपना शासन चला दिया। तो ये सारी चीजों पे बात करेंगे। नेपोलियन, उसके बाद में वाटरलू का युद्ध होता है, नेपोलियन वहां पे हार जाते हैं, और फिर आगे उसके बारे में बात करेंगे। बाद के दिनों में नेपोलियन ने जो है डायरेक्टरी की जगह वाणिज्यिक दूतावास, जो डायरेक्टरी का शासन था 5 सदस्यीय समितियों वाली, उसको भी खत्म कर दिया नेपोलियन ने, डायरेक्टरी के शासन को खत्म कर दिया। और उसके बाद में इन्होंने जो है वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण किया, वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण किया। अब वाणिज्यिक दूतावास में थोड़ा सा उससे जो है कह सकते हो कि इसको व्यापारियों को और सारी चीजों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, मतलब उससे जो लिबरल व्यवस्था थी डायरेक्टरी वाली, उससे थोड़ा इसको जो है अलग इतर हटके किया। लेकिन धीरे धीरे जो है नेपोलियन ने इसको खत्म कर दिया, इसको भी खत्म कर दिया। और नेपोलियन जो रॉबespierre साहब थे, उनके लगभग कह सकते हो कि उनका जो एक नेक्स्ट वर्जन कह सकते हो, इसने भी एक तानाशाह का रूप ले लिया। नेपोलियन ने भी एक तानाशाह का रूप ले लिया, और पब्लिक को लगता था शुरुआती दिनों में कि बहुत जो है अच्छा लिबरल आदमी है और ये हमारी सेवा करेगा। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते जो है ये एक नेपोलियन लिबरल से, एक नेपोलियन देशभक्त से कह सकते हो एक तानाशाह में तब्दील हो जाता है। तानाशाह जो है बन जाता है, और हाथ मतलब जो है एक सत्ता जो है, सारी सत्ता इसके हाथों में, नेपोलियन के हाथों में सिमट कर रह जाती है, और कोई एक व्यक्ति केंद्रित सत्ता हो जाती है। नेपोलियन उसका सर्वे सर्वा मालिक हो जाता है। तो अब व्यक्तियों को जो है इससे असुविधा होने लगती है, और इस पे हम लोग बात करेंगे। फिर इन्होंने जो डायरेक्टरी के दिन थे, नेपोलियन क्यों आए, क्योंकि डायरेक्टरी के दिनों में जो है फ्रांस आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। लगातार जो है फ्रांस आर्थिक संकट इसके खत्म नहीं हुए, चाहे जिस चीज के लिए क्रांति हुई थी, आर्थिक संकट अभी तक भी वहां पर बने हुए थे, आर्थिक संकट खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो ये चीजें जो है नेपोलियन को जन्म देती हैं, और नेपोलियन
होता ये है कि नेपोलियन एक-एक करके जो है सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है और अपने मतलब यहाँ फ्रांस में तो उसका शासन था ही था, वो अड़ोस-पड़ोस के राज्य भी जो है दहशत में आ गए थे और अड़ोस-पड़ोस के राज्यों पे उन्होंने कब्ज़ा भी किया। बहुत सारी यूरोप के लगभग-लगभग जो है बड़े भूभाग पे एक जो है इनका कब्ज़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हुईं। अब हम लोग बात करेंगे जो है कि उसके बाद में नेपोलियन के बाद में जो है क्या हुआ, तो उस पे हम लोग थोड़ा-सा चर्चा करेंगे कि नेपोलियन के बाद में जो है आती हैं महिलाएँ की महिलाओं की जो भूमिका क्रांति में क्या थी। जो आपके टॉपिक में दिया हुआ है उसी हिसाब से मैं बताता भी चल चल रहा हूँ। इसीलिए आपको थोड़ा-सा हो सकता है कहानी में इंटरेस्ट कम आ रहा हो क्योंकि ये इन्होंने मतलब जो किताब में लिखा हुआ मैं उस सीक्वेंस से चल रहा हूँ। अभी जब मैं प्रॉपर से एक वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मतलब एक व्यक्ति की कहानी शुरू से स्टार्ट करके और उसके अंतिम चरणों तक खत्म करूँगा, तो ये सब किया जाएगा। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो उन दिनों जो महिलाओं की स्थिति थी, वो फ्रांस की क्रांति से महिलाओं का शोषण ज़रूर हुआ, लेकिन उनका एक जो कहते हो कि मानसिक विकास जो है, मानसिक विकास काफ़ी हुआ। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। क्योंकि महिलाएँ जो क्रांति में शुरू से भागीदार थीं, महिलाएँ क्रांति में शुरू से जुड़ी हुई थी। तो शुरुआत से जब जुड़ी कोई क्रांति में जो कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, कोई आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर के हर जगह पार्टिसिपेट करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी जो है नॉलेज में वृद्धि होगी, उसकी जो है उसका अगर शोषित वंचित तबके का है तो वो ग्रो करेगा, वो काफ़ी आगे बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है हुई। लेकिन एक चीज़ नहीं हो पाई, फ्रांस की महिलाओं का जो है मतलब सशक्तिकरण तो हुआ, लेकिन ना महिलाएँ अच्छी शिक्षा पा सकीं और ना ही उनको अच्छा जीवन मिला। काफ़ी दिनों तक उनको अच्छा जीवन नहीं मिला। महिलाएँ उन दिनों जो है जीविका निर्वाह के लिए जो है, जीविका निर्वाहन के लिए मज़दूरी करती थी। यहाँ तक कि जो है मज़दूरी करती थी, लेकिन जिनकी मज़दूरी नहीं लगती थी या जिनको किसी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी, तो बहुत महिलाएँ ऐसी थी कि उनको वेश्यावृत्ति भी करनी पड़ती थी। तो ऐसी-ऐसी व्यवस्थाएँ उन दिनों हुईं और ये काफ़ी शर्मनाक बात है उस ज़माने की कि आदमी जो है खरीद-फरोख्त महिलाओं की होती थी और ये फ्रांस का जो है एक कह सकते हो फ्रांस की काली सच्चाई है और ये वहीं फ्रांस में नहीं, अगर आप विश्व का इतिहास देखेंगे, तो विश्व के इतिहास में बहुत सारी कंट्रियों में तब हो रहा था और इवन आज भी अभी जो है बहुत सारी जगहों पे ऐसी कुरीतियाँ हैं। तो उनमें हम लोग जब कभी डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे। फिर गरीबी उन दिनों इतनी ज़्यादा थी कि जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि अभी तो ख़ैर नहीं, अब हमारे देश में काफ़ी तब्दीली आ गई है। लेकिन गरीबी इतनी थी कि लोग जो है बालकों को शिक्षा देते थे, लेकिन बालिकाओं को जो है बालिकाओं को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। तो ये एक जो है बड़ी समस्या थी वहाँ पे। वहाँ की महिलाएँ जो हैं एक अच्छी शिक्षित नहीं हो पा रही थीं, जिनकी वजह से अगर उनके पास कोई एक अपॉर्च्युनिटी कह सकते हो, एक उनके पास जो है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो अपनी योग्यता को बढ़ा सकें और मज़दूरी ना करके कोई एक अच्छा काम, स्किल्ड काम जो है, एक प्रशिक्षित काम कर सकें। तो ये सारी या तो मज़दूरी करती थीं या फिर वेश्यावृत्ति में जो है लीन हो जाती थी। तो उनके पास ये 2 ही साधन था, मज़दूरी मज़दूरी या फिर वेश्यावृत्ति, वेश्या बन जाती थी। तो ये 2 ही उनके पास जो है साधन हुआ करते थे। और फ्रांस की महिलाएँ जो है एक और उन दिनों मैं अभी बताऊँगा उसके बारे में। फ्रांस की द महिलाएँ जो हैं, उन दिनों काफ़ी ये होता था कि लोग बाहर के कामों के लिए जैसे जो लोग महिलाएँ कहती थी कि नहीं हम स्किल्ड काम करना चाहते हैं। मान लो कई सारी कुलीन घरों की महिलाएँ आती थीं या फिर कह सकते हो कि पादरियों के घर की महिलाएँ, बालिकाएँ। तो ये सारी जो महिलाएँ होती थीं वो
पढ़ाई उनकी अच्छी हो जाया करती थी, कॉन्वेंट में पढ़ लिया करती थी, तो वो डोमेस्टिक जो है, मतलब जो घरेलू काम है, घरेलू काम उसको करने से मना करती थी कई बारी। तो उनका शोषण होता था, उनको लोग कहते थे कि घरेलू काम करना इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो घरेलू काम करने के लिए उनको मजबूर किया जाता था। मैं एक अभी उसके बारे में बात करूँगा, थोड़ा-सा एक आगे आपको मिलेगा कि महिलाओं को उन दिनों जो है बताया जाता था कि महिलाएँ जो केवल डोमेस्टिक हेल्प यानी घरेलू कार्य करने के लिए बनी हैं और केवल जो है बच्चों को पालने के लिए बनी हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। हाँ, तो उन दिनों मैं कहाँ पे था, उन दिनों जो है महिलाओं के जैसे पुरुषों के क्लब हुआ करते थे जैकोबियन क्लब, वैसे महिलाओं के भी बहुत सारे क्लब हुआ करते थे। उनमें से लगभग 60 जो है अस्तित्व में आए उन क्लब, और अधिकांश क्लबों में जो है महिलाएँ अपने अधिकारों के लिए काफ़ी सक्रिय रहती थी। महिलाएँ अपने अधिकारों के लिए बढ़-चढ़ के बात करती थी और जो है प्लान बनाया करती थी, मीटिंग हुआ करती थी कि क्या आगे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है हुआ करती थी। लेकिन इन सब के से वजह से जो है कोई महिलाओं का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, क्योंकि महिलाओं को जो है अभी भी बहुत सारी चीज़ों में जो उनको अवहेलना झेलनी पड़ती थी। जैसे एक उसमें से एक सबसे बड़ी चीज़ थी मतदान का अधिकार जो था, मतदान का अधिकार केवल पुरुषों को था उन ज़माने में, और इवन मतदान का अधिकार महिलाओं को जो मिला है वो 1946 में मिला है। 1946 यानी कि भारत की आज़ादी से जो है 1 साल वर्ष पहले, और हम लोग जब आज़ाद हुए तो हम लोगों ने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज़ यानी कि जो है सार्वभौमिक मतदान का जो है कॉन्सेप्ट अपनाया। लेकिन फ्रांस की जनता ने ऐसा नहीं किया। फ्रांस के लोग हम लोगों से मानसिक रूप से कह सकते हो उस ज़माने में समृद्ध ज़रूर थे। वो लोग जो है स्वतंत्रता, समानता की बात करते थे, लेकिन वो पुराने ख़्यालों से भी घिरे हुए थे। उन्होंने महिलाओं का शोषण किया, तो इस बात को भूलना भी नहीं है। उनसे हमने स्वतंत्रता, समानता जैसी चीज़ें अपनाई ज़रूर है, लेकिन उन्होंने महिलाओं का शोषण किया है, इन चीज़ों से नकारा नहीं जा सकता है। समान अधिकारों की बात तो होती थी, लेकिन उन्हें एक अस्तित्वहीन एक निष्क्रिय नागरिक, महिलाओं को जो है एक निष्क्रिय नागरिक का जो है दर्जा दिया गया, निष्क्रिय नागरिक बना दिया गया, क्योंकि उनको मतदान का जिसको अधिकार नहीं होगा, उसको अपने अधिकारों पे बोलने का अधिकार ही नहीं रह जाएगा। वो एक निष्क्रिय नागरिक बन कर के जो है रह जाएगा। 1791 के बाद जो है उन्हें ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उनको लगता था कि नहीं हमारे अंदर बदलाव आ जाएगा, सत्ता बदलेगी, और जो है जो नए लोग आएँगे वो महिलाओं पे, क्योंकि महिलाओं के लिए बात भी हो रही थी, जो उस ज़माने के योग्य जो है शिक्षित लोग थे, शिक्षित लोग महिलाओं के हक के लिए बात कर रहे थे और चीज़ें बदल रही थी, लेकिन छोटे-छोटे अधिकारों को लेकर के महिलाओं को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था। छोटे अधिकारों को, जैसे उनमें था कि अपने मर्ज़ी का विवाह करना या फिर तलाक। तो ऐसी-ऐसी चीज़ों के लिए उनको जो है काफ़ी संघर्ष करना पड़ा वहाँ की महिलाओं को, कि अपने मर्ज़ी से विवाह हो जाए या तलाक हो जाए, या फिर शिक्षा के लिए कि हमें इस स्कूल में जाना है या शिक्षा ग्रहण करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो आसान नहीं थी, और आसान उस ज़माने में छोड़िए, ह हम लोगों के देश में अगर भारत में देखा जाए तो गाँव की महिलाओं को आज भी जो है अपने मर्ज़ी से विवाह करने का अधिकार नहीं है। तो ये एक कुरीति ही कह सकते हो कि व्यक्ति को अपना वर चुनने का अधिकार ना हो, तो एक कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के लिए महिलाओं को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है, और आज तलाक का अधिकार महिलाओं को हर जगह, हर कंट्री में है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर जगह पे जो है। इन संघर्ष के लिए कई सारी महिलाओं को जो है जेल में जाना पड़ा, जेल का रास्ता देखना पड़ा। कई सारी महिलाओं को जो है गिलोटिन कर दिया गया, और ये सारी घटनाएँ होती हैं। ये एक लंबा संघर्ष चला, और ये संघर्ष महिलाओं के अधिकार का करीब-करीब 1946 तक चला, और 1946 में इनको जो है पूर्ण नागरिक, एक कह सकते हो कि पूर्ण नागरिक व्यक्ति तब होता है जब उसको मतदान का अधिकार मिल जाता है।
तो 1946 में इनको जो है पूर्ण नागरिक का दर्जा दिया गया। इन सब संघर्षों, इन्हीं दिनों एक महिला बहुत फेमस हुई, उनका नाम था मेरी ओलम्पिदागेस। मैरी ओलम्पिदागेस जो इनका पूरा नाम था, ये बहुत फेमस हुई उन्हीं दिनों। और इनका जो जीवन काल रहा है, ये 1748 से लेकर के 1793 तक तो इनका जीवन काल रहा है। और 1793 में इनको गिलोटिन कर दिया जाता है। इन्होंने फ्रांस की क्रांति में और महिलाओं के लिए एक लंबा संघर्ष किया है। काफी लंबी इनकी जीवन यात्रा रही है, लेकिन इनकी जीवन यात्रा संघर्षमय रही है काफी। एक पुरुष घोषणा पत्र आया था, मैंने पिछली क्लास में बात करी थी, और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने महिला घोषणा पत्र जारी किया। और महिला घोषणा पत्र जो था, उसमें कुछ बिंदु थे, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जो महिला घोषणा पत्र इन्होंने तैयार किया था और तैयार करके नेशनल असेंबली के पास तैयार करके महिला घोषणा पत्र इन्होंने नेशनल असेंबली को सौंपा था। नेशनल असेंबली को सौंपा था। तो नेशनल असेंबली को इन्होंने जो घोषणा पत्र सौंपा था, उसमें था समान अधिकार। समान अधिकार के लिए बात करी थी इन्होंने, समान अधिकार के लिए बात करी थी। और नैसर्गिक अधिकार जैसे कि स्वतंत्रता, सुरक्षा या फिर संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता, सुरक्षा या फिर संपत्ति का अधिकार, संप्रभुता में निहित, संप्रभुता राष्ट्र में निहित है, वो पुरुष और महिला दोनों आते थे, जिसमें कानून की इच्छा अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कानून के समक्ष सभी लोग जो है समान हैं। कानून के समान समकक्ष, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी लोग समान हैं। उन कानून के सामने ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो ये सारी अधिकारों की बात करी उन्होंने। दोष सिद्धि के लिए जो है, इसमें दोष सिद्धि के लिए, दोष सिद्धि के लिए विधि सम्मत प्रक्रिया की बात करी। जो विधि सम्मत प्रक्रिया है, यानी विधि के अनुसार प्रक्रिया होगी, उसी के अनुसार किसी को दोष सिद्ध किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें उन्होंने बात करी। इन्होंने एक बार जैकोबियन जो सरकार थी, जैकोबियन सरकार की आलोचना कर दी। इन्होंने जैकोबियन सरकार की जब आलोचना करी, तो इसी आलोचना के चलते इन पर मुकदमा चलाया गया और इनको जो है दोष सिद्ध करके फांसी, गिलोटिन की सजा दे दी जी, फांसी कर दिया गया इनको। तो ये सारी घटनाएं जो है उन दिनों हुई और इनको गिलोटिन कर दिया गया। जैकोबियन के सदस्य ने, जो जैकोबियन के सदस्य थे, जैकोबियन सदस्यों की वजह से इनको जो है जैकोबियन की बुराई करने के लिए जो है, जैकोबियन की बुराई आलोचना करने की वजह से जो है इनको गिलोटिन किया गया था। जैकोबियन के सदस्य जो थे, उन्होंने महिला शोषण को जस्टिफाई किया और उन्होंने, जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें बाहर के काम करने के लिए और महिलाओं को घरेलू यानी डोमेस्टिक काम करने के लिए बनाया हुआ है। और उन्होंने जस्टिफिकेशन इस आधार पे दिया कि महिलाओं को जो शारीरिक बनावट है, शारीरिक बनावट वो घरेलू काम करने के लिए है। शारीरिक बनावट जो है महिलाओं की, जैसे कि उनको जो है स्तन दिए गए हैं, स्तनपान कराने के लिए, घर की सेवा करने के लिए, डोमेस्टिक हेल्प करने के लिए। उनका जो शरीर है पुरुषों से कमजोर बनाया गया है। और जो पुरुषों का शारीरिक बनावट है, पुरुषों की जो शारीरिक बनावट है वो मसल्स वाली यानी कि स्ट्रांग बनाई गई है। और उनको राजनीतिक कार्य, शिकार या फिर बाहरी, घर के बाहरी जिम्मेदारी जो है वो संभालने के लिए उन पर व्यवस्था की गई। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है उन दिनों जो है बता करके जैकोबियन सदस्यों ने जो है अपना जस्टिफिकेशन दिया। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, ये ऐसा जस्टिफिकेशन न तब वैलिड था न आज वैलिड थे। तो इसके बाद हम लोग जो आपके सिलेबस के हिसाब से मैं बात करूंगा कि जैकोबियन सदस्यों ने, उसके बाद हम लोग बात करेंगे दास प्रथा का जो उन्मूलन है, तो उस कैसे हुआ, कैसे मुमकिन हो पाया, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो
दास प्रथा के उन्मूलन में महिलाओं के शोषण में जैकोबियन का तो पूरा हाथ था। महिलाओं के शोषण में जैकोबियन का पूरा हाथ था और महिलाओं का उन्होंने शोषण किया काफी हद तक। लेकिन दास प्रथा के उन्मूलन में जैकोबियन ने क्रांतिकारी सुधार किया। कई सारी जो है व्यवस्थाएं जो है दास प्रथा के उन्मूलन में उन्होंने काम किया, क्रांतिकारी परिवर्तन किए। और ये आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी थोड़ी चीजें। ये जो अभी आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये जो दास प्रथा जिनको मुक्त कर दिया जाता था, तो वो ये मोहर लगा करके उनको ये प्रदान किया जाता था। दास प्रथा, बागान के जो मजदूर थे उनकी काफी सारी कमी हो गई थी उन दिनों। तो उन बागान में मजदूरी के लिए दासों की जरूरत होती थी। बंधुआ मजदूर जो बंधक होते थे उनकी जरूरत होती थी। और इन मजदूरी के लिए जो है त्रिकोणीय व्यवस्था जो है, त्रिकोणीय एक संधि हुई जिसमें अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका तीनों ने एक ट्रीटी करी, एक संधि करी। और संधि के तहत जो है दासों पर शोषण किया जाता था। और ये जो दासों का व्यापार था लगभग 17वीं सदी जो है, 17वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। 17वीं शताब्दी का मतलब आप समझ पा रहे हैं। 17वीं शताब्दी का मतलब होता होगा 1600 से लेकर के 1700 के बीच में जो है का समय काल 17वीं शताब्दी के अंदर आता है, अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें जो है हुई उन दिनों। जो दासों का व्यापार होता था, अटलांटिक ओशन जो है, अटलांटिक सी से लेकर के अटलांटिक ओशन से लेकर के और एक कैरेबियन कंट्री जो है, अटलांटिक ओशन से लेकर के कैरेबियन देशों में भेजा जाता था। और कैरेबियन देशों में इनको जो है 3 महीने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती थी वहां पर जाने के लिए। और फिर उसके बाद में इनको बागान के जो मालिक हुआ करते थे उन दिनों, तो उन बागान के मालिकों को इनको बेच दिया जाता था। और वहां से जो है ऐसे व्यापार इनका चलता रहता था। ये दासों का एक कार्यकलाप था जिसके आधार पे ये बेचे और जो खरीद फरोख्त इनकी होती रहती थी। उन्हीं दिनों जो एक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बंदरगाह है, उसका नाम था बोर्दे या फिर नानते। तो बोर्दे या नानते बंदरगाह जो है, कहोगे आप बोर्दे या फिर नानते, ये बंदरगाह दासों की खरीद फरोख्त के लिए काफी फेमस हुआ। यहां से काफी लोग जाते थे और इतना फेमस हुआ कि देखो उसी नगर का एक फोटो है, काफी समृद्ध नगर बन गया था। इतना ज्यादा मतलब तरक्की की दासों की खरीद फरोख्त की वजह से कि एक समृद्ध नगर बन गया। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई, कोई उसका उस पर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हुआ करता था। 18वीं शताब्दी में एक यूज ट्रू थे, बहुत लोगों को ये आम सी बात लगती थी। दास प्रथा कोई किसी को ज्यादा अखरती नहीं थी। नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली में कई बार इस पे चर्चा भी हुई, बहस हुई और इसको खत्म करने के लिए कानून बनाने की भी सोची। लेकिन कभी भी कानून पारित नहीं हो पाया, कभी भी कानून बन नहीं पाया। अंततः एक दिन आया भी ऐसा कि कन्वेंशन ने, नेशनल कन्वेंशन जो हुआ था वहां का, उन्होंने कानून बनाया। दास प्रथा कुछ दिन के लिए खत्म भी हुई, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल पाया। 10 वर्षों के बाद, इस पारित करने के 10 वर्षों के बाद ही जो है नेपोलियन आता है और नेपोलियन ने दास प्रथा फिर से लागू कर दी। नेपोलियन ने दास प्रथा फिर से पारित कर दिया और फिर से लागू कर दिया। अंतिम रूप से दास प्रथा जब खत्म हुई है वो सन था 1848 में जाकर के अंतिम रूप से दास प्रथा समाप्त हुई है। तो ये सारी चीजें जो है दास प्रथा के संबंध में थी। दास प्रथा अंतिम रूप से 1848 में जाकर के समाप्त होती है। और दासों के लिए अब हम लोग बात करेंगे कि क्रांति का प्रभाव जो है
कैसे रहा है, कैसे लोगों पे क्रांति का जीवन काल जो कैसा रहा है, लोग कैसी तरीके से अपना जीवन यापन करते। तो ये सारी चीज़ों पे एक बार बात करेंगे और ओवरव्यू लेंगे थोड़ा-सा। क्रांति जो काल था क्रांति का, तो क्रांति के काल को हम लोग जानते हैं कि 1789 के बाद को जो है क्रांति का काल कहा जाता है। क्रांति का प्रभाव 1789 के बाद हम लोग बात करेंगे। दैनिक जो जीवन था लोगों का, रोजमर्रा की जिंदगी, इसमें क्रांति का बहुत बड़ा असर आया। लोग स्वतंत्रता, समानता, इन सब मुद्दों पे बात करने लगे थे। लोग इन आदर्शों को पहचानने लगे थे। लोग इन आदर्शों को अपने जीवन काल में, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे और यहाँ तक कि मतलब दूसरे की स्वतंत्रता की सराहना करते थे, उसकी कदर करते थे, उसको लोग डिनाई नहीं करते थे। ये सारी चीजें होती थी। और सबसे जो स्वतंत्रता का सबसे जो एक बड़ा प्रभाव था, बास्टील जब विध्वंस हुआ, तो बास्टील विध्वंस के बाद जो सबसे प्रमुख स्वतंत्रता की जो एक देन थी कि प्रेस पर सेंसरशिप खत्म हो गई। सेंसरशिप उन्हीं दिनों खत्म हो गई थी। प्रेस पर सेंसरशिप जब खत्म कर दी गई, तो लोगों को एक दूसरे का विरोध करने का अधिकार मिल गया, सरकार की आलोचना करने का अधिकार मिल गया। लोग एक दूसरे की बुराई कर लेते थे और लोग सामने बैठकर सुन लेते थे। प्रेस की स्वतंत्रता जो है, जैसे हम लोगों के यहाँ संविधान में आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता, तो उस समय भी प्रेस की स्वतंत्रता दे दी गई थी उनको। इसको नैसर्गिक अधिकार बना दिया, घोषित कर दिया गया था कि लोग परस्पर एक दूसरे की विरोधी बातें कर सकते थे और लोग परस्पर विरोधी बातें सुन भी सकते थे। अच्छा, होता ये था कि जो अखबार पढ़ने वालों की संख्या थी उन दिनों सीमित थी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी सीमित होते थे। तो इन लोगों को जागरूक करने के जो और माध्यम थे, नाटक हो गए, नुक्कड़ नाटक, या संगीत हो गया, या फिर जुलूस हो गया, जनसभा हो गई, तो ऐसे माध्यमों से इनको जागरूक किया जाता था फ्रांस की जनता को। फ्रांस की जनता इस तरीके से जागरूक होती थी। और ऐसे से क्रांति का असर ये हुआ कि फ्रांस की जनता आधुनिकता के चरण में पहुंच गई बहुत जल्दी, जब विश्व बहुत पीछे था। और फ्रांस की जनता उन दिनों समानता, स्वतंत्रता, जो लोग वो उस विचारों को यूरोप ही क्या पूरे विश्व ने फॉलो किया। हम लोगों ने उसमें से बहुत सारी चीजें अपनाई अपने संविधान में। तो वो सारी चीजें फ्रांस से निकल के आती हैं, स्वतंत्रता, समानता, ये सब वहां से निकल के आती हैं। और होता ये है, उसके बाद में ये सारी चीजें हो जाती हैं लोगों के जीवन में, सारी चीजें बनती रहती हैं। 1804 का एक दिन आता है जब नेपोलियन अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है। पहले तो नेपोलियन ने थोड़ा थोड़ा जो है डायरेक्टरी के शासन में हस्तक्षेप शुरू किया था, सारी चीजें शुरू करी थी। 1804 आता है। 1804 में नेपोलियन अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है। और नेपोलियन अपने आप को आधुनिकीकरण जो है, आधुनिकीकरण का या आधुनिक युग का प्रणेता मानता है, अपने आप को आधुनिकी का अग्रदूत मानता है। नेपोलियन अपने आप को आधुनिकी का अग्रदूत मानता है कि मैं सबसे बड़ा आधुनिक व्यक्ति हूं और मेरी वजह से यूरोप में या फ्रांस में आधुनिकता आ सकती है। शुरुआत के दिनों में जो है नेपोलियन से फ्रांस की जनता बहुत प्रभावित थी और फ्रांस की जनता इनसे बहुत खुश थी। इनको नेपोलियन को जो है फ्रांस की जनता ने मुक्तिदाता कहा। इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा एडमायर किया फ्रांस की जनता ने कि ये नेपोलियन मतलब हमारा उद्धार कर सकता है, हमारा मसीहा बन सकता है। लेकिन ये भ्रम जो है जनता के दिनों में ज़्यादा दिन तक नहीं रहा और मसीहा से ये दिन दिन समझ में आ गया लोगों के कि ये जो मसीहा नहीं, ये तानाशाह है, ये तानाशाह है। तो तानाशाह जब बन गए और
क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि नेपोलियन ने तानाशाह की उपाधि इसलिए दी जाती है, नेपोलियन खुद तो तानाशाह था ही, और अपने करीबी लोगों को, जो इन्होंने यूरोप के बहुत सारे भूभाग पर कब्जा कर लिया था, तो अपने करीबियों को वहाँ का शासन बना दिया था, करीबियों को वहाँ का शासन बना दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है हुई वहाँ पे। तो उसके बाद में अंततः होता ये है कि 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है, और वाटरलू के युद्ध में ये हार जाते हैं और इनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। तो ये रहा फ्रांस की क्रांति का कुछ ओवरव्यू। और फ्रांस की क्रांति से कुछ विचार निकलते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारे विचार जो है वहाँ से निकलते हैं, और काफी लोग जो ये एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ये सारी चीजें फ्रांस की क्रांति से आती हैं। और हम लोग इस पे ये जो सारे विचार आए थे, ये केवल फ्रांस की क्रांति में नहीं, यहाँ तक कि ये सारे विचार जो है विश्व के कोने कोने तक गए, और विश्व के लोगों ने काफी एडमायर किया इन विचारों को, काफी जो है अपनाया, काफी सराहा इन विचारों को। और लेकिन इस जब विश्व नहीं अछूता था इस विचारों से, तो अपना देश भारत कैसे अछूता रह जाता। हमारे यहाँ हुए हैं राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तो ये जो राजा राम मोहन राय थे, ये क्रांति के, ये देखो अब मैं दिखा रहा हूँ फोटो, ये रहे राजा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय हैं, ये है टीपू सुल्तान जी। तो ये जो राजा राम मोहन राय हैं और टीपू सुल्तान हैं, ये दोनों लोग जो है फ्रांस के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन विचारों को अपने देश में लागू करना चाहते थे। इवन जो ये टीपू सुल्तान साहब हैं, इन्होंने जैकोबियन क्लब बनाया था अपने यहाँ, और जैकोबियन के मेंबर थे, जैकोबियन क्लब के मेंबर थे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और यहाँ इन सब के बारे में भारतीय इतिहास में मैं विस्तार से बात करूँगा कि कैसे कैसे फ्रांस के विचार अपने यहाँ अपनाए गए। और जब मैं संविधान पे बात करूँगा तो संविधान में फ्रांस से क्या क्या लिया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, एक एक करके बहुत बहुत इस पे विस्तार से बात की जाएगी। अभी आज जो मैंने बात करी है, ये आपके जो पाठ्यक्रम के हिसाब से मैंने बात करी है, पाठ्यक्रम में आपके बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, तो मुझे इसीलिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा। मैं फ्रांस पे एक बिल्कुल प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को फ्रांस के बारे में एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा ओवरव्यू दूंगा। तो आप बिल्कुल मत घबराएं, जो चीज़ें इसमें छूट गई हैं पिछला अगला सारा कुछ बताऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।